न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, राजनीति के लिए लगातार इसमें अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं और लगातार वो अपना प्रयास भी कर रहे हैं। आए दिन राजनीति में लोग अलग अलग वादे करते हैं और कुछ लोग जो राजनेता है उनको पूरे भी करते हैं। आज इसी राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ नारनौल हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे लगातार वो हलके में लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनसे करेंगे खास बातचीत कि वो किस मकसद से राजनीति में आए हैं और उनका क्या विचार है, रोजगार के लिए उनके पास क्या प्लान है। ढाणा साहब, आपका स्वागत है। आपका न्यू इंडिया का सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा राजनीति में आने का केवल एक ही मकसद है कि मैं अपने हलके की नौजवान आदमियों को, पढ़े लिखे आदमियों को रोज़गार दूं। और ऐसा भी नहीं है कि रोज़गार है नहीं। हरियाणा के अंदर लाखों की सीटें खाली पड़ी हुई है जिनको सरकार भर नहीं रही है। भरती है तो किसी को कौशल योजना के रोज़गार के अंदर दे देती है, किसी को डीसी रेट पर लगा देती है, किसी को 2 साल के बाद हटा देती है, किसी को 15,000 रुपये, जहाँ एक आदमी की तनख्वाह होती है उसमें 4-4 आदमी रख रखे हैं। उनकी मजबूरी है। लेकिन मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं कांग्रेस में हूँ और अकेला ही कैंडिडेट ऐसा हूँ जिसमें पिछली बार भी कांग्रेस कैंडिडेट का साथ दिया था। बाकी कैंडिडेट दिया था, नहीं दिया था, उसके बारे में कुछ जानकारी लिए, लेकिन मैंने पिछली बार कांग्रेस कैंडिडेट को पुरजोर से समर्थन दिया था। अपने गाँव में बुलाकर उनको पूरे गाँव इकट्ठा करके वोट दिलाए थे। और अब मेरा केवल एक ही मकसद है कि मैं यहाँ के लोगों को रोज़गार दिलाऊं और हर घर के अंदर, चाहे बहन हो, बेटी हो, बहू हो, पढ़ा लिखा 10 हो, 12 हो, उन सबको हम रोज़गार दें। ढाणा साहब, एक चीज बताओ, जैसे बात करें रोजगार की, रोजगार को आप किस रूप में देखते हैं? एक सरकारी नौकरी में देखते हैं या उसको प्राइवेट भी कोई काम दिला के उसको रोजगार के रूप में देखते हैं, या कोई उद्योग धंधा वगैरह कोई इसका छोटा मोटा शुरू करवा के वो भी रोजगार धंधा है? रोजगार को आप किस श्रेणी में आप देख रहे हो कि मैं किस श्रेणी में उनको मैं रोजगार दिलाऊंगा? रोज़गार को हमने विशेष रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जी। नंबर 1 तो सरकारी नौकरी, जो लड़के पढ़े लिखे हैं, अच्छे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, जी। तो उनको हम सरकारी नौकरी के अंदर जी। इंटरव्यू के बेस पर एंट्री कराएँगे। जी। और नंबर 2 जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जी। प्राइवेट बड़ी कंपनियां हैं, जो बीटेक आईआईटी के बच्चे हैं, आईटी सेल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के एनसीआर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। जिनके अंदर लाखों एम्प्लॉय हैं। तो उन आदमियों को भी बताएंगे, क्योंकि रूल उनके ऊपर भी लागू होते हैं कि लोकल एरिया के पढ़े लिखे को रोजगार दें। तो उन जी। आदमियों को हम 50% एंट्री करवाएंगे। और तीसरा जो है हमारा सबसे बड़ा काम, क्योंकि राखी गढ़ी पुरातत्व विभाग का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है जी। और विश्व की इसके अंदर करोड़ों रुपया पैसे भी दे रहा है, जी। म्यूजियम भी बना दिया है, जी। ऐतिहासिक हो गया है। पिछले बजट के अंदर भी स्पेशल पैसा इसके अंदर रखा गया था। तो हम ये चाह रहे हैं कि नारायण के अंदर जैसे इस वक्त 7 कॉलेज हैं जी। और एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए भी 7 ही कॉलेज चाहिए। जी। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जी। और एक जो भी बीमार हो जाता है कि नारायण के अंदर कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, अस्पताल, हॉस्पिटल तो है, सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं है। जी। यहाँ जाके देखते हैं तो डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास कुछ प्रॉपर वे से इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बेड नहीं है, पूरी तरह से दवाई नहीं है, कमी है। तो जो भी बीमार हो जाता है उसको या तो हिसार ले जाते हैं या पीजीआई रोहतक में ले जाते हैं। जी। तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी होने के बाद लोकल एरिया के रेजिडेंट्स को सर्विस मिलेगी। कोई वहाँ पर पीएन से लेकर वाइस चांसलर तक, लेक्चरर से लेकर जीएनएम, डॉक्टर, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, लेक्चरर, टीचर, लाखों की वैकेंसी यहाँ पर निकलेंगी। और ये इन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो नज़दीक नज़दीक हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो गांव के अंदर हैं, पुराने मकान हैं, खाली पड़े हैं, यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो उन मकानों को भी किराया अच्छा मिलेगा। कुछ बाहर के भी आदमी आएंगे, वो यहाँ रहेंगे तो उनका रोजगार भी पनपेगा। तो ये हल्के को हम समृद्ध बनाएंगे। और हमारा तो एक ही कमिटमेंट है, किसी और कोई ध्येय भी नहीं है। ये राजनीति के अंदर आने का एक ही था कि हल्के के अंदर पिछले 25 साल से रोजगार की दर काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा के अंदर वैसे तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नारायण हल्के के अंदर 25 साल के अंदर से ज़्यादा बढ़ी है। हम तीसरे गाँव में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चे पढ़े लिखे मिलते हैं, एमएससी पास, बीटेक कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, लेकिन नौकरी नहीं है सब। आज ढांडा साहब, अगर बात करें कि भाई रोजगार की, जैसे हर नेता वादा करता है जनता से कि मैं तारे बच्चे ने नौकरी लुआऊंगा। पिछली दफा जो चुनाव था ना, उसमें रामगौर गौतम जी थे, यहाँ के जो भी विधायक भी हैं, इन्होंने कहा था भी तारे बच्चे ने खूब रोजगार दिलाऊंगा। कोई रोजगार नहीं मिला जी, और अभी वो कह रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं। मेरा जीवन का रिकॉर्ड रहा है कि जो मैंने कहा है वो किया है। जी। हमारी जुबान के ऊपर भी
लोग बाग काम कर देते थे। जी। और जिसको आज मैं ये बात अपनी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अगर ये बात ठान ली है कि यहाँ के नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे हमारी नहीं चलती है। सरकार बनेगी, भगवान के आशीर्वाद से हमें, जैसे हमें उम्मीद भी है और दावा भी बनता है कि 100% टिकट भी हमारी है और लोगों का साथ रहा, सरकार बनी, हम इस योग्य रहे, तो यहाँ पर लोग ये अब उनके मुँह से कहलवा देंगे कि जो इन्होंने कहा था वो कर दिया। यहाँ पर बेरोज़गारी की दर काफ़ी नीचे आ गई है। हर घर के अंदर कोई कितना भी गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा कम है, 5 क्लास से भी कम पढ़ा लिखा है, बहुत सारी ग्रुप डी में ऐसी वैकेंसी हैं जिनकी योग्यताएँ अनपढ़ होती है, तो उनको हम नौकरी दिलाएँगे और ये मिलेंगी नौकरियाँ, पहले भी दी हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसी नौकरियाँ बहुत सारी हैं जो अनपढ़ों के लिए है और उनको दिलाएँगे हम। जी, एक ग्रामीण हल्का माना जाता है नानुदल का, और यहाँ के जो लोग हैं ना, रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी है तो भाई रोज़गार दिया है, सरकारी नौकरी लगा दिया है। सरकारी नौकरी का भी रोज़गार यहाँ पे मानते हैं लोग। पहले में और अब में थोड़ा-सा अंतर आ गया है। अब क्योंकि बच्चे हैं, बाहर भी दूसरे देशों में गए हैं, कनाडा भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, यूएस में भी गए हैं, अमेरिका, जर्मनी हर जगह जा रहे हैं। तो उन लोगों के अब कांसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि भई सरकार में नौकरी अगर नहीं मिलती तो प्राइवेट नौकरी के अंदर में 4 गुना मिल जाती है। जी। बीजेपी की सरकार ने पेंशन खत्म कर दी। एक लालच ये होता था कि रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी। वो हुँ। पेंशन भी हमें इन्होंने खत्म कर दी। तो अब युवा ये जान चुका है कि प्राइवेट नौकरी करेंगे और जब तक हम 60 साल के होएँगे तो हमारी तनख्वाह 4 गुना होगी। हुँ। हम अपने आप को सामर्थ्य बना लेंगे। अब सरकारी आदमी को तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन अगर पेंशन नहीं मिलती है तो वो वहीं आ जाता है। जो प्राइवेट में और सरकारी में कोई अंतर नहीं रहा। हुँ। हालाँकि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ओपीएस स्कीम लागू करेंगे और हुँ। जिन-जिन राज्यों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल में, कर्नाटका में भी रिसेंटली चुनाव हुए हैं, तो पहली कलम से ही ओपीएस स्कीम को लागू कर दिया। हरियाणा के अंदर भी करेंगे, लेकिन फिर भी हम युवकों को बताएँगे कि आपको वहाँ से तनख्वाह डबल मिलेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हरियाणा के लोग मेहनत-कश हैं, वो कहते हैं हमारे से 12 घंटे काम करवा लो, तनख्वाह ठीक दे दो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। हुँ। तो हम उनके दिमाग की कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हुँ। आपको चाहे प्राइवेट नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, चाहे आपको अपने उद्योग धंधों में मिले। अब यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाएँ, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो सारी इंडस्ट्री दिल्ली के आस-पास ही हैं। अगर यहाँ पर कुछ ज़मीन मिल जाए तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर भी आ सकती हैं। पिछली योजना में जो प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन बिनू जी थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लेके आऊँगा, यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो आप कैसे कर पाओगे? वो तो इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ भी हैं और इतने बड़े वो मंत्री बने थे सरकार में, वो भी कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे यहाँ के लिए। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाई हो या उनका कंसेप्ट कुछ काफ़ी हद तक वो विधानसभा में प्रॉपर से नहीं रख पाए हों। हालाँकि उनकी सोच ठीक थी, विकास के पूर्ण कार्य किया, लेकिन वो बेरोज़गारी के मामले में काफ़ी पिछड़ गए। रोज़गार इतना नहीं दिला पाए। इंडस्ट्रीज़ का वायदा किया था, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं लग पाई, जी। लेकिन इंडस्ट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हुँ। हुँ। आजकल देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हुँ। सब्सिडी भी काफ़ी है, जनरेटर हुँ। के ऊपर सब्सिडी है, मशीनों पर हुँ। सब्सिडी है, बिल्डिंग पर सब्सिडी है। हुँ। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में या सोनीपत के अंदर जो दिल्ली के नज़दीक नज़दीक है, वो अगर यहाँ पर एक इंडस्ट्री आ जाएगी तो एक इंडस्ट्री में 1000 आदमियों को नौकरी हुँ। मिलेगी। हुँ। बड़े-बड़े पढ़े लिखे आदमी वहाँ पर जो हमारे इंजीनियर हैं, जो बैठे हैं घर पे, एमबीए कर रखी है, सब पढ़े लिखे हैं। मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं मिला गाँव के अंदर कि भई मैं बीटेक से कम हूँ या मैंने बीबीए नहीं कर रखी है, मैंने एमबीए नहीं कर रखी है, मैंने एमकॉम कर रखी है। जितने भी आते हैं हमारे पास पूछते हैं, मैं एमकॉम हूँ, मैंने एमबीए कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है। तो मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि इन सब लड़कों को सरकारी नौकरी मिले या एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी जॉब दिलाएँगे और ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट हो और ये मेरे को पूरा लगता है कि हम इस मिशन के अंदर कामयाब होंगे। जी, ये थे दिलबाग सिंह ढांडा जी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं हल्के में, और इनको विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देगी। और वहीं इनका ये भी कंसेप्ट क्लियर है कि वो युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए जो काम करेंगे ना, उसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि किस युवा को कैसे रोज़गार देना है। वहीं इन्होंने हल्के में काफ़ी जगह पे जाके जनसभा भी कर चुके हैं, और आने वाले समय में इनका क्या क्लियर कंसेप्ट रहता है, लोग इनको स्वीकारते हैं और युवाओं को कितना रोजगार दिलवा पाएंगे जब इनको पार्टी में जिम्मेवारी मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरामैन सचिन सनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।